हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स का क्लास 12 का है, वह है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में से कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मुझे लगता है थोड़ा सा इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले एनसीईआरटी का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका 1.1। और इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी ये बताने की आपको कोशिश करता है कि व्यवहारिक जीवन में कैसे हम आवेश को समझते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं। आपने कभी सर्दियों के समय पे ये देखा होगा, क्योंकि सर्दियों के समय पे हम वूलन्स यूज करते हैं, और आपने देखा होगा कि कभी रात में यदि अंधेरा हो रहा हो और आप यदि कोई वूलन के कपड़े यदि निकाल रहे हो, तो आपने देखा होगा आपको चट चट की आवाज सुनाई देती है। साथ ही आपने देखा होगा वहां आपको कुछ चिंगारियां भी दिखाई देगी। तो वह वास्तव में क्या है? वह आवेश है जो कि स्थिर अवस्था में रहता है। आपके वूलन्स में किसी कारण से वह क्या हो जाता है? आवेश संचित हो जाता है। और वही क्या होता है जब आप कपड़े निकालते हो, तो वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं डिस्चार्ज होता है। तो इस प्रकार की घटनाएं केवल आप कह सकते हो कि कपड़ों के संदर्भ में नहीं आती। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति यदि किसी एक जगह पर बैठा हुआ है, थोड़ा सा वो रब कर रहा है अपने को या हिल डुल रहा है, और कभी आप उसको गलती से उसको टच कर दें, तो आपको हल्का सा एक इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, यानी कि हल्का सा एक विद्युत का झटका सा लगता है। वह भी क्या है? एक स्टैटिक करंट है, यानी कि स्थिर आवेश है, जिसके कारण आपको क्या होती है? वह महसूस होता है। तो यह सब चीजें इसने इंट्रोडक्शन में आपको बताई है। अब हम समझते हैं आगे आखिर स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, यदि शब्दों के अनुसार जाएं तो स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश के गुणों का, उसके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और इसको पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि यही आपको पीडीएफ नोट्स के रूप में मिलने भी वाले हैं जब चैप्टर आपका खत्म होगा। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? डेफिनेशन लिखते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी यानी कि जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। और हम कहेंगे कि आखिर आवेश के स्थिर होने का अर्थ है कि कोई एक आवेश एक स्थान पर खड़ा हुआ है, रुका हुआ है। आपने क्लास 10th में फिजिक्स पढ़ी हुई है, क्लास हम कह सकते हैं 10th में इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा होगा वहां पर कि कोई परमाणु होता है, उस पर कुछ आवेश होते हैं, जिनको हम एक को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक को प्रोटॉन कहते हैं। वह आवेश ही होते हैं, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो। उसी की हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि हिस्ट्री को शुरुआत करते हुए उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा वही जो एक आवेश था, जिसे आप चाहे इलेक्ट्रॉन कहें, जिसे आप प्रोटॉन कहें, और हम देखेंगे कैसे उनके यह नाम पड़े, इस बातों को भी समझेंगे। तो वह आवेश जब रुका हुआ होगा, स्थिर होगा, चल नहीं रहा होगा, सामान्यतः शब्द यूज कर रहा हूं, सामान्यतः का अर्थ है कि 90% वह रुका हुआ है। तब हम जब उसके गुण धर्मों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? वह हमारा कहलाता है स्थिर वैद्युतिकी। कौन कौन से उसके गुण धर्म हो सकते हैं? एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल जैसे हम कह दें उसका वैद्युत क्षेत्र, इसी प्रकार से विभवांतर। जब इन गुणों का अध्ययन करें तो हम कहते हैं वह हमारी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है।
अब एक बात और प्यारे बच्चों, कि हमने इतनी डेफिनेशन दे दी कि आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा, लेकिन मेरी यह बात 100% भी सही नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी डेफिनेशन में आपको बोला था सामान्यतः 90% तक तो आवेश स्थिर रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं आपको इस चैप्टर में मिलेंगी जहां पर आवेश मूव भी करेगा, चलेगा भी। तो वहां पर आप प्रश्न उठा सकते हैं कि सर आपने कहा था ये पूरे चैप्टर में आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा, लेकिन ये यहां चल भी रहा है। तो हम उस बात को भी यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं। तो उस बात को इंक्लूड करते हैं, हम कहेंगे कि यदि आवेश चल रहा होगा, लेकिन उसके चलने का जो कारण है वह इन्हीं स्थिर आवेशों का आपस में हम कह सकते हैं प्रभाव है, गुणधर्म है, उसी के कारण एक आवेश चल रहा होगा। जब ऐसी स्थिति आएगी तो वह स्थिर वैद्युतिकी के ही अंतर्गत उसका अध्ययन करेंगे। अब आपके दिमाग में हो सकता है मेरी ये लाइन समझ में ना आए, तो उसको मैं एक लाइन में पहले लिख रहा हूं, फिर आपको डिटेल में समझाता हूं। तो क्या कहा हमने कहा यदि कोई आवेश चल रहा है किंतु उसके चलने का कारण उसके चलने का कारण कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत नहीं है, बाह्य ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो यह घटना भी हमारी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आएगी। अब इतनी बात को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूं। मैंने कहा आपने क्योंकि क्लास 10th में फिजिक्स पढ़ी हुई है, अच्छे से पढ़ी हुई है, तो हम क्योंकि यहां शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, लेकिन कुछ उन चीजों का आपको हम कह सकते हैं बता सकते हैं। हमने कहा एक मेरे पास मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। अब इसके समीप यदि मैं एक दूसरा ऋण आवेश लाऊं, तो ये वाला ऋण आवेश इस ऋण आवेश को क्या करेगा? धक्का मारेगा, उधर की दिशा में फेंकेगा, इसको यहां से ले जाकर के यहां तक पहुंचा देगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब इस वाले ऋण आवेश ने इस ऋण आवेश को धक्का मारा, तो ये चल पड़ा ना, ये चला है। तो इस स्थिति में ये आवेश चल तो रहा है, लेकिन इसके चलने के कारण बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, बाहर से इसको कोई ऊर्जा नहीं मिल रही है, इसलिए इसका अध्ययन हम स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत करेंगे। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर बाहर से ऊर्जा का क्या अर्थ हुआ? प्यारे बच्चों, बाहर से ऊर्जा का अर्थ है कि यदि मैं कोई एक सेल लगा दूं या कोई एक बैटरी लगा दूं। अब आप बैटरी और सेल जानते हैं, सेल का अर्थ होता है एक सिंगल यूनिट। आप जो एक पेंसिल सेल यूज करते हैं वो एक सेल कहलाता है, और जब एक से अधिक सेलों को आपस में संयोग कर दिया जाता है तो उसे हम बैटरी कहते हैं। ये आप जानते होंगे, क्लास 10th में आपने पढ़ा हो। तो यदि आप किसी सेल लगा करके किसी आवेश को चला रहे हैं, जैसे वैद्युत परिपथों में हम आवेश को सेलों की ऊर्जा से ही क्या करते हैं? चलाते हैं, तो वह बाह्य स्रोत कहलाता है ऊर्जा का। तो कभी भी हम यहां पर कोई ऐसा बाह्य स्रोत का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस पूरे चैप्टर के दौरान जिसके द्वारा हम आवेश को मूव करवाएं। तो मुझे लगता है ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। और गुणधर्म क्या हुए? जैसे विद्युत क्षेत्र हो गया, विभवांतर हो गया, ये चीजें आ गई। और हम कहें कि यदि कोई आवेश चल रहा है तो उसका भी अध्ययन हम इसमें करेंगे, बशर्ते उसके चलने में कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत नहीं है, बाहर से कोई ऊर्जा स्रोत काम नहीं कर रहा हो, तब हम कहेंगे उसका अध्ययन भी हम इसी के अंतर्गत करेंगे। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आपको आ गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों ले सकते हैं, फिर हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? 1 2 3 4। कुछ कह रहे हैं कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए, थोड़ा मोटा लिखिए। चलिए कुछ ऐसा कर लेते हैं, मुझे लगता है काफी है इतना। अब हमारा सेकंड जो पॉइंट आता है एनसीईआरटी का, वह एनसीईआरटी का पॉइंट आता है विद्युत आवेश, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब विद्युत आवेश क्या है? यदि, क्योंकि हमने कहा इस चैप्टर में हम, हालांकि आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी हुई है, लेकिन इस चैप्टर में हम डिटेल से, बिल्कुल गहराई से, इसके पूरे इतिहास से इसको जानना चाह रहे हैं।
तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम इस चैप्टर को डील कर रहे हैं, इसमें वैद्युत आवेश की शुरुआत हुई थी लगभग ईसा से 600 वर्ष पहले, यानी कि यीशु मसीह के जो जन्म दिवस माना जाता है, बीसी कहा जाता है जिसे, उससे 600 वर्ष पहले वहां पर एक ग्रीस के वैज्ञानिक थे जिसे हम कहते हैं थेल्स। उन्होंने यह देखा कि जब एक तत्व था जिसे हम कहते हैं अंबर, जिसे हम क्या कहेंगे, अंबर, जब किसी अंबर तत्व को किसी ऊनी वस्त्र में रगड़ा जाता है, किसी ऊनी वस्त्र के साथ उसको रब किया जाता है, तो यह देखा गया कि अंबर के अंदर हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो अब हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया, तो यहां से हम कह सकते हैं थेल्स के दिमाग में एक बात आई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और इसी पर आगे के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या करा, अपना सहयोग दिया, अपना हम कह सकते हैं रिसर्च करी, और वहां पर देखा गया कि जैसे वर्तमान में आप जानते हो, अभी मैंने आपको बताया कि एक परमाणु में बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं और अंदर की ओर नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है जबकि प्रोटॉन पे धनावेश होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन शब्द आया वो वहीं से आया था कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द, क्योंकि हम कहें कि अंबर में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आया, उन्होंने इस गुण को इलेक्ट्रिसिटी शब्द के रूप में परिभाषित किया, और ग्रीस में इलेक्ट्रॉन शब्द की उत्पत्ति हुई। यह इलेक्ट्रॉन शब्द किसका अर्थ था, एक अंबर का ही अर्थ था। इसका अर्थ है कि अंबर को ही हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन कहते थे। तो इलेक्ट्रॉन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, लगभग आपको मुझे लग रहा है समझ में आ गया। अब बात आती है कि क्या केवल थेल्स ने ही ऐसा देखा कि अंबर को यदि ऊनी वस्त्र में रगड़े तो उसके अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया, तो हम कहेंगे ऐसा नहीं है। आप भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। कुछ वस्तुओं के ऐसे कुछ जोड़े हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु से रगड़ें और एक वस्तु के अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं है। कुछ हमने वैज्ञानिकों ने देखे कुछ ऐसे पर्टिकुलर जोड़े हैं, कुछ ऐसे युग्म हैं कि उन दो में से एक चीज को दूसरे से रगड़े तो किसी एक वस्तु पर या दोनों वस्तुओं पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब वो कौन कौन से जोड़े हैं, वर्तमान समय की बात करें तो जो सबसे फेमस है वह आपका है, हम कहते हैं यदि आप कंघी लें और कंघी को क्या करें, यदि सूखे बालों पर रगड़े, अब उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके कंघी को उन छोटे टुकड़ों के समीप ले जाएंगे तो आपने अनुभव किया होगा कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघी की तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो यह भी इसी प्रयोग की पुनरावृत्ति है जो कि ईसा से 600 वर्ष पूर्व थेल्स ने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा था, प्रयोग में देखा था। ये सेम वही चीज है। तो अब वैज्ञानिकों ने केवल हम कह सकते हैं अंबर और ऊनी वस्त्र, या आप कह सकते हैं कंघी को सूखे बालों से रगड़ना, ये तो दो जोड़े तो आपको मिल गए। इसके अलावा कुछ अन्य जोड़े भी थे, क्या क्या थे उसे देखते हैं। उन्होंने देखा कि जब हम क्या करें, एक कांच की छड़ को, हमने क्या ली, कांच की छड़, जब कांच की छड़ को हम रगड़ते हैं किसी रेशम के कपड़े से, रेशम का कपड़ा, तो कांच की छड़ हमने ऐसे बना दी और रेशम का कपड़ा हमने कुछ इस प्रकार से बना दिया। इन दोनों को आपस में रगड़ा, जब इस जोड़े को आपस में रगड़ा तो भी देखा कि रगड़ने के बाद कांच की छड़ में ऐसा गुण उत्पन्न हो गया कि वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाए। तो पहला जोड़ा हमें मिल गया। एक और जोड़े की यदि हम बात करें, दूसरे जोड़े की, तो दूसरे जोड़े में यह देखा गया कि जब हम क्या करें, ऊनी वस्त्र ले लें, तो जैसे हमने यहां पर ले लिया ऊनी वस्त्र। अब ऊनी वस्त्र ले लीजिए, यहां पर बहुत सी जगहों पर लिखा है बिल्ली की खाल, यानी कि जिसे कैट स्किन कहते हैं, या बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। जब इसको भी लिया गया और इसको जब हम करते हैं, एक तत्व होता है जिसे हम कहते हैं एबोनाइट की छड़, या आप कह सकते हैं कठोर प्लास्टिक की छड़, उसके साथ जब ऊनी वस्त्र या बिल्ली की खाल को रगड़ा गया तो भी हम देखते हैं ऐसा ही गुण उत्पन्न हो जाता है। यहां पर क्या है, एबोनाइट की छड़।
अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सर एबोनाइट क्या है? एबोनाइट एक कठोर रबड़ या एक कठोर प्लास्टिक है, आप ये समझिए। तो प्यारे बच्चों, हमने ये दो गुणों का यहां पर देखा। बाद में जब वैज्ञानिकों ने क्योंकि यह तो हम इतिहास की बात कर रहे हैं, बाद में वैज्ञानिकों ने यह देखा कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं या ऊनी वस्त्र को एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ में भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया, एबोनाइट की छड़ में भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया। अब यदि हम यहां पर एक जोड़े बनाएं, कैसे जोड़े? हमने एक कांच की छड़ को दूसरी कांच की छड़ के समीप रखा, यह एक कांच की छड़ ये ली, कांच की छड़, और एक दूसरी भी हमने यहां पर ले ली, ये भी हमारी थी कांच की छड़। तो इन दोनों कांच के छड़ों को हमने रेशम के कपड़ों से रगड़ा। अब जब इनको एक दूसरे के समीप लाते हैं तो हम देखते हैं इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी कि यह वाली छड़ इस दिशा में भागती है, ये वाली छड़ इस दिशा में भागती है, तो कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। ठीक इसी प्रकार यदि हम एबोनाइट की दो छड़ें लें जिनको कि हमने ऊनी वस्त्र या बिल्ली की खाल से रगड़ा हुआ है, रब करा हुआ है, तो उसमें देखिए क्या होता है। हमने ये फिर से एबोनाइट की छड़ ले ली, एबोनाइट की छड़, और एक और एबोनाइट की छड़ ले ली, एबोनाइट की छड़। इन दोनों को भी यदि हम ऊनी वस्त्र या बिल्ली की खाल से रगड़ के एक दूसरे के समीप लाएं तो यह भी क्या होता है? प्रतिकर्षित हो जाते हैं। इनके बीच में भी क्या बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल का अर्थ आप जानते होंगे, दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप लाने की कोशिश करें तो दोनों झटके से एक दूसरे से दूर हो जाती है, यानी कि इनको पास लाएं तो ये वाली ऊपर की छड़ ऊपर भागेगी, नीचे वाली नीचे भागेगी, यह प्रतिकर्षण बल। तो इस प्रकार का व्यवहार में देखने को मिला। लेकिन जब एक कांच की छड़ को एक एबोनाइट की छड़ के समीप लाते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाए तो हमने देखा इनके बीच में आकर्षण बल लगा। कैसा बल? आकर्षण बल लगा। तो अब यहां से हमें क्या निष्कर्ष मिला, या वैज्ञानिकों ने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने कहा कि कांच की छड़ में, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने के कारण कांच की छड़ में जो गुण उत्पन्न हुआ है वह बिल्कुल अलग गुण है। किससे? जो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या ऊनी वस्त्र से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में जो गुण उत्पन्न हुआ, यानी कि कांच की छड़ का जो गुण है हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का, वो अलग तरीके का है। किससे? एबोनाइट की छड़ से, क्योंकि वह भी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन दोनों के अंदर अलग अलग गुण हैं। तो यहां से उन्होंने कहा, क्योंकि हम देख रहे हैं बल दो प्रकार का है, एक प्रतिकर्षण बल, ये प्रतिकर्षण बल है, और दूसरा कौन सा बल है? ये आकर्षण बल है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यह जो कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ है, इनमें अलग अलग प्रकार का हम कह सकते हैं गुण आ गया है। अब कैसे आया? वर्तमान समय के हिसाब से देखें तो क्या होता है। कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से निकल करके इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। क्या ट्रांसफर हो रहे हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ों पर चले जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ कैसी हो जाती है? धन आवेशित। और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है? ऋण आवेशित। ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब ऊनी वस्त्र को एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो क्या होता है? यहां से भी हम देखें, ऊनी वस्त्र को जब एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पहुंच जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। कहां से? ऊनी वस्त्र से एबोनाइट की छड़ में, जिसके कारण इस ऊनी वस्त्र पर कैसा आवेश आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। जबकि एबोनाइट की छड़ पर कैसा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार से हमें यह बात पता चलती है कि कांच की छड़ एबोनाइट की छड़ पर अलग अलग प्रकार के आवेश आते हैं। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो अब आप चैट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं।
तो मुझे लगता है ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी। इस पूरे के पूरे टॉपिक से हमें एक निष्कर्ष समझ में आता है कि जो कांच की छड़ की प्रवृत्ति थी वो एबोनाइट की छड़ से अलग थी। इसका अर्थ है कि यहां पर जो भी कुछ स्थानांतरित हुआ, यदि उसे हम आवेश कहें तो यहां आवेश दो प्रकार का हो गया। अब इसी चीज को हम समझेंगे। यहां पर कुल मिलाकर के क्या हुआ, आवेश का स्थानांतरण। हम क्या कह सकते हैं इसमें, आवेश का स्थानांतरण हो रहा है। जब दो वस्तुओं को रगड़ रहे हैं तो आवेश का स्थानांतरण हो रहा है एक से दूसरे में, जिससे आवेश निकल रहा है, जिसे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन कहेंगे बाद में। जैसा कि हमने यहां पर कहा, वह धनावेशित हो रही है, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो ऋण आवेशित होती है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेश को, यहां पर एक बात और लिख लूं मैं, इलेक्ट्रॉन की कमी जहां पर होगी वो क्या बनेगा, धन आवेश बनेगा। और जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, वह क्या बनेगा, ऋण आवेश बनेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये ऊनी वस्त्र और बिल्ली की खाल धनावेशित हो गए। यहां एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन चले गए यहां से निकल के, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इसलिए हम कहते हैं यह क्या है, ऋण आवेशित रूप। तो मुझे लगता है इतनी चीज क्लियर होगी। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4। अब हम देखते हैं विद्युत आवेश का मापन, कि आखिर हमने यह तो समझ लिया कि दो चीजों को रगड़ने पर, और ऐसा नहीं कि किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु से रगड़ा जाए, उनके कुछ निश्चित जोड़े हैं। तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर वैद्युत आवेश एक से दूसरी में चले जाता है, जिसको आवेश को मुख्य रूप से हमने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। और वर्तमान में जो एडवांस फिजिक्स है वो हमें स्पष्ट बताती है, इलेक्ट्रॉन इसलिए मूव करते हैं क्योंकि किसी परमाणु में सबसे बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। आप प्रोटॉन को नहीं मूव करवा सकते। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, लेकिन वो कहां होता है, नाभिक में होता है। नाभिक से प्रोटॉन को निकालना किसी भी तरीके से आसान काम नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षाओं में रहते हैं वही क्या होते हैं, एक तत्व से दूसरे तत्व पर क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो धन आवेशित हो गए, जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे वो ऋण आवेशित हो। काफी आसान चीज। अब समझते हैं विद्युत आवेश का मापन कैसे हो। अब मान लो आपके पास एक कांच की छड़ आपने ली, और कांच की छड़ को क्या करा आपने, रेशम के कपड़े से रगड़ दिया। दूसरी कांच की छड़ भी ली, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा। लेकिन हो सकता है एक कांच की छड़ पर ज्यादा आवेश हो, दूसरे कांच की छड़ पर कम आवेश हो, या दोनों में हो सकता है बराबर भी हो। तो आप कैसे मापेंगे आवेश की मात्रा को? इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक, हम कह सकते हैं एक यंत्र बनाया, जिसको हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यानी कि स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। जैसा कि इसका नाम है, ठीक उसी प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन भी है। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी क्या होता है, इसमें इस प्रकार से सबसे पहले एक कांच का बॉक्स बनाते हैं हम लोग। यह क्या है, एक कांच का बॉक्स। यह क्या है, कांच का बॉक्स। ये कांच का एक बॉक्स होता है। इस कांच के बॉक्स में ऊपर की तरफ हम कह सकते हैं एक छड़ लगी हुई होती है, एक चालक छड़, और वह चालक छड़ इस प्रकार से नीचे की ओर जुड़ी हुई होती है, यहां पर जुड़ी हुई होती है। और यह हमारी क्या है, हमने कहा ये एक चालक छड़। चालक तो समझते हो ना, कंडक्टर। कंडक्टर कौन से, एल्युमिनियम, सिल्वर यानी कि चांदी, कॉपर, यह सब। और स्वर्ण भी, गोल्ड। गोल्ड तो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन हम उसको घरों में इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो महंगा बहुत होता है। चांदी भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन उसको हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बहुत महंगा है। तो अब देखते हो आप, हम घरों में यूज करते हैं सामान्यतः कॉपर को, जो कि एल्युमिनियम और लोहे से ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, ज्यादा अच्छा चालक है। कंडक्टर मतलब चालक। तो हमने ये चालक छड़ ले ली। इस चालक छड़ के सबसे नीचे वाले सिरों पर दो, हम कह सकते हैं सोने की हल्की सी पत्तियां जुड़ी हुई रहती हैं। तो यहां पर क्या होती है, दो सोने की पत्तियां बना रहे हैं हम। इस प्रकार से पहली पत्ती है, इस प्रकार से दूसरी पत्ती है। ये दोनों पत्तियां किसकी बनी होती है, स्वर्ण की पत्तियां।
स्वर्ण की पत्ती। अब मैंने कहा आपने एक रेशम का कपड़ा लिया और एक कांच की छड़ को उसमें रगड़ दिया, तो कांच की छड़ पर क्या हो गया होगा, आवेशित हो गई। अब आपने उस कांच के छड़ को यहां पर लाए, जब यहां पर लाए उससे पहले जब तक हमने यहां पर नहीं लाए थे उस समय ये जो स्वर्ण पत्तियां थी वो इतनी अधिक दूरी पर नहीं थी, ये किस डिस्टेंस पर रही होगी। इसके लिए लिखते हैं पहला, जब स्वर्ण पत्र पर कोई आवेशित छड़ स्पर्श नहीं कराई गई। जब कोई भी छड़ यहां पर नहीं लाई तो ये स्वर्ण पत्तियां कैसी थी, स्वर्ण पत्तियां प्यारे बच्चों इस प्रकार से थी, पहली स्वर्ण पत्ती ऐसे और दूसरी स्वर्ण पत्र ऐसे। ये दोनों स्वर्ण पत्र एक दूसरे के समीप थे, बिल्कुल मान सकते हो एक दूसरे से चिपके हुए थे, ऐसे थे। अब दूसरी स्थिति में हमने क्या करा, यहां पर एक हम कह सकते हैं एक आवेशित छड़ ले आए। ये क्या है, आवेशित छड़। तो दूसरी स्थिति में क्या लिख रहे हैं कि आवेशित छड़ को संपर्क में लाने पर, यानी कि जब आवेशित छड़ को स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के चालक छड़ के संपर्क में लाते हैं। तो अब मेरी इस दूसरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने इस आवेशित छड़ थी और मान लेते हैं इस पर धन आवेश था। कैसा आवेश था, हमने कहा ये धन आवेश था, धन आवेश था इसमें। जैसे ही हम इसको चालक छड़ के समीप में लाए, ये पूरे का पूरा धन आवेश, क्योंकि कंडक्टर था, चालक था, ये आवेश को अपने भीतर से जाने देगा, पास करने देगा, इसीलिए तो इसको चालक कहते हैं। तो ये आवेश यहां से गया और ये यहां से होता हुआ ये छड़ तो आवेशित हो ही गई, साथ में सोने की पत्तियों पर भी ये आवेश इकट्ठा हो गया। तो ये भी दोनों के दोनों क्या हो गई, धन आवेशित हो गई। ये छड़ भी धन आवेश, ये भी छड़ भी धन आवेश। अब चूंकि दोनों छड़ों पर, ये स्वर्ण पत्रों पर धनावेश स्थित है और दोनों आवेश समान है, तो समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं। तो ये पत्ती इस पत्ती को क्या करेगी, एक दूसरे से दूर हटाएगी, तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये पत्तियां कैसी बन जाएंगी, ऐसी बन जाएंगी। इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों यह एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर हो जाएंगी ये दोनों। और यदि इस आवेश की मात्रा को और बढ़ा दिया जाए तो इनके बीच की दूरी भी बढ़ती चली जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। इनके बीच की दूरी उसी अनुपात में बढ़ेगी जिस अनुपात में आपने इस चालक छड़ के संपर्क में आवेशित छड़ को जोड़ा है। आवेशित छड़ में जितना अधिक आवेश होगा, ये स्वर्ण पत्र उतना अधिक एक दूसरे से दूर दूर होते चले जाएंगे। क्यों होंगे बता चुका हूं, क्योंकि ये चालक छड़ इस आवेशित छड़ से, इसमें जो भी आवेश होगा, चाहे वो धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, इसको ले जा करके यहां स्वर्ण पत्रों पर क्या कर देगा, बिखेर देगा, उन पर ट्रांसफर कर देगा। दोनों पर क्योंकि समान आवेश आएगा इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। ये स्वर्ण पत्र बहुत हल्के लिए जाते हैं, बहुत पतले होते हैं, इनका अपना जो भार होता है वो हम कह सकते हैं एक प्रकार से नगण्य होता है, तो इसलिए ये एक दूसरे से दूर हटते चले जाएंगे प्रतिकर्षण बल के कारण। तो इन के बीच की दूरी को देख करके या यहां पर बने हुए कोण को देख करके आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो आवेशित छड़ है इस पे कितना आवेश संचित है। तो यह प्यारे बच्चों तरीका है किस प्रकार से हम एक वैद्युत आवेश का मापन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया है। फ्री फायर सेम चार्ज कह रहे हैं, गरीना फ्री फायर सेम चार्ज, हाँ बिल्कुल सेम चार्ज के कारण ही प्यारे बच्चों क्या होंगी, ये जो छड़े होंगी या स्वर्ण पत्र होंगे एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों यदि आपको सीरीज पसंद आ रही है, ये अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। आपके रिस्पॉन्स पर ही यह सीरीज आगे की ओर बढ़ेगी।
आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा, इस सीरीज की क्वालिटी भी आपको उतनी अच्छी मिलेगी, इसमें उतनी अधिक आपको वैरायटी भी मिलेगी।